अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पांचवा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटी से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज मिलने वाला है। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों, लॉन्ग क्वेश्चंस हों, वो सारे भी आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। और मैंने बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाली हैं वो हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको आसानी हो कि क्या चीज़ याद करनी है वो आपको पता चल जाए। इसके अलावा आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो देख लें। आज हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, हम अर्थ का मास निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक वो यानी एक्टिविटी दूंगा या आप समझ लें कि आपके लिए होमवर्क होगा कि आप जुपिटर का जो है ना वो भी मैथ्स निकालेंगे और उसमें जो चीज़ें गिवन डेटा होगा, मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फॉर्मूला लगाने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ग्रेविटी के यानी कि जो स्मॉल जी है ये वैल्यूज़ की अल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है, वो भी देखेंगे हम। और इसमें भी मैं एक दो चीज़ जो है ना आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और बताऊँगा, एक दो और यानी कि जो है ना वो अर्थ के अलावा बॉडीज़, जैसे कि अब वो मार्स हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, उन पर जी की वैल्यू क्या है मैं वो भी बताऊंगा और कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी मैंने डिस्कस किया है। और फिर जो मोशन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके बारे में भी लास्ट में हम बात करेंगे, बल्कि ये कैसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा जाता है और वो कहाँ पे रिवॉल्व करता है। उसके अलावा इसमें कुछ और सैटेलाइट्स की टाइप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। और इनसे रेलिवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या जो छोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो सब भी हम पढ़ेंगे। ये तो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे। बस आप ये समझें कि ग्रेविटी की आपकी इस चैप्टर में बेस बनने वाली है। ग्रेविटी से रेलिवेंट आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इससे सोल्व हो जाएंगे, चाहे फिर आप वो बोर्ड में कर रहे हों या किसी और टेस्ट के अंदर कर रहे हों। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आपको, ताकि इस चैप्टर का आपको इंटरेस्ट जो है, इस चैप्टर के से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना एक ऐसा चैप्टर है कि इस टॉपिक में, ग्रेविटी में, स्टार्स में, प्लैनेट्स में, एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि जो ऊपर आसमान में हमें चीज़ें नजर आती हैं उन सब में हर किसी का इंटरेस्ट होता है, हर कोई उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट आए और आप मजीद भी पढ़ें। जो इस चैप्टर में पढ़ा दिया जाए उसके अलावा आप और भी जो है पढ़ने की ट्राई करें, आपको अच्छा लगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जो ग्रेविटी है ना उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मोटे मोटे बड़े बड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले जो एरिस्टोटल है ना, ये बेसिकली जो है ना, ये जो एरिस्टोटल थे ना वो थे एक ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। तो इनका क्या है कि इन्होंने भी इस फील्ड से रिलेटेड काम किया था। तो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है तब उस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा ना यानी कि वो एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थी। तो उन्होंने अपने अंदाजे से जो भी उनको नज़र आया उस हिसाब से उन्होंने ये बोला कि अर्थ इज़ स्टेशनरी, यानी कि अर्थ मोशन में नहीं है। ये किस हालत में है? ये स्टेटिक है, ये रेस्ट की हालत में है। और उन्होंने इसके साथ ये भी बोला कि हर चीज़ अर्थ का चक्कर लगा रही है, अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है। इतनी बातें एरिस्टोटल ने की थी। और ये इन्होंने ये कब की हैं ये बातें? तकरीबन 350 BC, यानी कि आज चल रहा है, अगर लेट कर लेते हैं हम कि अगर आज 2025 हो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 2000 अगर 25 है तो 2025 साल ये और 350 साल वो जो उन्होंने पहले, इनसे पहले, उसको कहते हैं BC। तो वो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं बेसिकली, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो फिर इन सब को जो हम ऐड करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इधर तो आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3, यानी कि 2375 ईयर्स पहले इस पर्सन ने, यानी कि जो पर्सन है इनका नाम है एरिस्टोटल, इन्होंने ये बात बोली थी कि ज़मीन मूव नहीं करती है, रेस्ट में रहती है। और उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हर चीज़ ज़मीन के गिर्द जो है ऑर्बिट करती है, जो कि सच नहीं था, बाद में गलत हुआ, पर शुरू में ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद एक बंदे थे ये जो है एरिस्टार्टस, उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा नहीं है। इन्होंने हीलियोसेंट्रिक जो है ना मॉडल पेश किया था, पेश नहीं किया था, इनका आइडिया हीलियोसेंट्रिक वाला था। अब हीलियोसेंट्रिक क्या होता है और जियोसेंट्रिक क्या होता है ये मैं भी आगे आपको बताने लगा हूँ। तो उसके अलावा फिर आए पेटोलमी, इन्होंने 150 यानी कि 200 साल बाद, किसके 200 साल बाद? एरिस्टोटल के 200 साल बाद इन्होंने बोला कि नहीं, ये एरिस्टोटल के 200 साल बाद नहीं है, ये AD का मतलब होता है यही वाले साल, यानी कि आफ्टर क्राइस्ट कह लो आप, या इसका एक और वर्ड बनता है इसका। तो वो जो है इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा की पैदाइश के 150 साल बाद, ओके। तो ये आए हैं, यानी कि इनसे 500 साल बाद, एरिस्टोटल से 500 साल बाद इन्होंने ये बोला है कि जियोसेंट्रिक आइडिया इन्होंने पेश किया है। जियोसेंट्रिक और एरिस्टोटल का जो आइडिया था वो ऑलमोस्ट सेम था। और वो आइडिया क्या था? बेसिकली आइडिया ये था, और एरिस्टोटल से पहले भी लोग जो है इसी चीज़ के ऊपर बिलीव रखते थे,
फिर पटोलमी आए तो इन्होंने तो और भी इस चीज़ का जब प्रॉपर एक आइडिया दे दिया, जब एक मॉडल पेश कर दिया, तो फिर तो लोगों ने ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दिया। मॉडल ये था कि जो अर्थ है ना, जियोसेंट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो अर्थ है वो रेस्ट पे रहती है, हर चीज़ अर्थ के राउंड अबाउट या उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। ये बेसिकली जियोसेंट्रिक आइडिया है, और जो कि 1500 ईयर्स तक मतलब चलता रहा था। लोग इसको सच मानते रहे थे, हालांकि गलत था ये। और इसको सच मानने की एक और वजह ये थी कि जो चर्च था ना, उसका भी तकरीबन सेम डॉक्ट्राइन थी, वो भी इसी चीज़ पे बिलीव करता था। बेसिकली बात ये थी कि चूंकि जो ये ज़मीन है, ये जो अर्थ है, इसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। वो कुछ लोग कहते थे कि वो अल्लाह के बेटे हैं, चलो कुछ अगर ये भी कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, बट वो उनको बहुत ही ना जो है ना ऊंचा दर्जा देते थे। तो इसलिए उनका कॉन्सेप्ट ये था, कुछ लोग तो बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा भी मानते थे, बट मैं जो है रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कम से कम जिस चीज़ पर सबका इत्तेफाक है, मैं वो बोल रहा हूँ कि कम से कम हर बंदे का उस टाइम के ये कॉन्सेप्ट था, और अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दर्जा था, जो उनका स्टेटस था, वो काफ़ी हाई था, बल्कि बहुत हाई था। ठीक है, तो इस बात पे सब एग्री हैं। तो इसलिए उनका ये मानना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और क्रिश्चियनिटी में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही उनकी है, तो वो उस टाइम पर था भी यही वाला दीन। तो बेसिकली उनकी वजह से, चूँकि वो इस अर्थ पर पैदा हुए हैं, इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो इस वजह से इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अब कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, कुछ भी है, प्लैनेट्स हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स हैं, वो हर चीज़ अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगी और अर्थ उनके सेंटर में है। ये आइडिया बन गया। अब चूँकि चर्च को इससे कोई इख्तलाफ नहीं था और इसकी भी सेम डॉक्ट्राइन थी, चर्च पे के लोग भी यही कहते थे कि जो पादरी वगैरह के भी यही जो कि यानी कि मानना था कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों का यानी कि दोनों कौन कौन, एरिस्टोटल और पटोलमी, इनका तकरीबन आइडिया मिलता जुलता था, और उनके साथ चर्च का भी जो डॉक्ट्राइन थी, जो उनका आइडिया था, जो वो भी मिल गया। इसी वजह से ये 1500 साल तक आइडिया चलता रहा है। अब ये जो बंदा इस आइडिया के खिलाफ बोलता था ना, उसके साथ बहुत बुरा होता था। और इस चीज़ का आइडिया आपको इसी अभी अगले 2-3 मिनट में हो भी जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ मैंने 1-2 लोगों का वाक़या यहाँ पे शेयर भी कर दिया है कि जो लोग इसके अगेंस्ट जाते थे ना, इस जियोसेंट्रिक आइडिया के अगेंस्ट जाते थे, तो उनके साथ क्या होता था, मैं वो भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी तक हमारी यहाँ तक बात हो गई है। मैं ये बता दूँ, जियो हीलियोसेंट्रिक आइडिया क्या होता है, ये बहुत कम लोगों का आइडिया था, पर ये इस दरमियान में आया है। मैं हल्का से इसको बता देता हूँ। ये आइडिया ये था कि हर चीज़ सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। बेसिकली ये जियोसेंट्रिक आइडिया है। इसमें भी जो सेंटर था, जो चीज़ नहीं घूम रही थी, वो ज़मीन ही थी, और जो सूरज था वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। ये बेसिकली उनका कहना था। अब उनके बाद जो ईयर है ना 1543, इसमें एक आइडिया आता है, वो है हीलियोसेंट्रिक। और पेश कौन करता है उस आइडिया को, उस आइडिया का मतलब जो है बानी कौन है, फाउंडर कौन है, वो आइडिया दिया किसने है, वो बेसिकली निकोलस कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने ये बोला कि भाई देखें, जो सूरज है ना वो सेंटर है, और उसके गिर्द सारे के सारे जो है ना, मतलब कम से कम उन्होंने अर्थ तक का कहा था, क्योंकि सारे के सारे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम तक सिर्फ 3 से 4 या मैक्सिमम 5 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे, इससे ज़्यादा डिस्कवर ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट न्यूटन तक, अभी हम हिस्टोरिकल न्यूटन तक ले जाएंगे, न्यूटन तक जाके इसको जोड़ेंगे। तो जो न्यूटन है ना, जो आइजक न्यूटन है, जो हमारे इस चैप्टर के समझ लें कि हीरो हैं, इस चैप्टर में उन्हीं की बातें उन्हीं सारी, तो उनका भी जो आइडिया है, तब तक जब यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया गया है, तब तक सिर्फ 4-5 प्लैनेट डिस्कवर हुए थे सोलर सिस्टम के। इसीलिए तो हमारे पास वो बाकी चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई हैं। तो अभी इस टाइम पे भी मैं यही मान के चल रहा हूँ, और कि 4 से 5 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो 4-5 प्लैनेट्स हैं ना, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। ये हीलियोसेंट्रिक आइडिया। हीलियोसेंट्रिक का मतलब ये है कि सेंटर सूरज है और बाकी चीज़ें उसका चक्कर लगा रही हैं, बाकी प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कोपरनिकस ने आइडिया दिया था, और इन्होंने ये जो है ना अपनी समझ लें कि मरने के टाइम, बहुत लास्ट मरने से थोड़ा सा पहले बस इन्होंने ये आइडिया शेयर किया था। और कहते हैं कि इन्होंने ये आइडिया बहुत पहले यानी कि कह लें कि कैलकुलेशंस कर ली थी इस आइडिया की, पर पेपर पब्लिश नहीं किए थे, सिर्फ इसी डर की वजह से कि कहीं चर्च से उनको जो है ना वो कह लें आप कि उसको कहते हैं गुस्ताखी का फतवा या गद्दारी का फतवा या इस तरह का कोई फतवा ना लग जाए और उनके ऊपर कोई केस ना कर दिया जाए। तो उन्होंने अपने ये जो रिसर्च की हुई थी, जो उनकी कैलकुलेशंस थी, उनको छुपा के रखा, अपने पेपर्स को पब्लिश नहीं किया था। मरने से थोड़ा सा टाइम पहले बस उन्होंने पब्लिश किया था इसको। देन उनके बाद
एक पर्सन है गार्डिनो ब्रुनो करके, इटालियन इटालियन साइंटिस्ट थे ये। और इन्होंने ना बेसिकली हुआ क्या, इनकी स्टोरी, ये एक साइंटिस्ट है, इनके अपने नज़रियात भी हैं, इनकी अपनी डिस्कवरीज भी होंगी, अपने आइडिया भी होंगे, पर इनका आइडिया और जो हीलियोसेंट्रिक आइडिया है ना वो मिलता जुलता था। यानी कि ये भी इसी आइडिया पर बिलीव रखते थे, हीलियोसेंट्रिक पर। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हीलियोसेंट्रिक था ना उसकी वो बेसिकली उसके अगेंस्ट था, किस आइडिया के, जियोसेंट्रिक के, यानी कि चर्च के अगेंस्ट था वो। तो उन्होंने इस बंदे को, ये जो पर्सन है, ये जो इटालियन साइंटिस्ट हैं, इनको मतलब आप समझे कि इस बंदे को जला दिया था उन्होंने, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इस आइडिया को टीच कर रहे थे। तो इस कदर मुश्किल था उस टाइम पे इस हीलियोसेंट्रिक जो कि आइडिया ठीक है, इस सही आइडिया को मानना। सब लोग गलत आइडिया पर बिलीव रखते थे और उसी को मानते थे, और जो गलत आइडिया को गलत बोल भी दे तो उसकी खैर नहीं है, जैसे कि इस बंदे के साथ हुआ और आगे 2 लोगों के साथ और भी हुआ है। ये कोपरनिकस के साथ तो ये हुआ था कि इनको उन्होंने मतलब ये समझे कि जो कोपरनिकस थे ना उनको तो पेपर पब्लिश नहीं करने दिए थे, तो उनको डराया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि गैलीलियो। अब बेसिकली उनसे पहले ना, गैलीलियो से पहले ना जो टेलीस्कोप है ना, पहले टेलीस्कोप थी, लेकिन प्रॉपर जो डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप सर्च करेंगे वो हुई है 1608 में, 1608 के अंदर। अब एक टेलीस्कोप प्रॉपर डिस्कवर हो चुकी हुई है और उसमें मतलब उसकी रेजोल्यूशन अच्छी खासी है, वो बहुत दूर तक जो है उस चीज़ों को दिखा सकती है। टेलीस्कोप बेसिकली ऐसी चीज़ है ना, ऐसा आला है, ऐसी डिवाइस है जिससे हम प्लैनेट्स को, अर्थ, उसको, स्टार्स को, यानी कि आसमान के ऊपर चीज़ें, दूर दूर के जो हैं चीज़ें, उनको हम, जो कोलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं उनको देख सकते हैं। अब हमारे पास होता ये है कि ये डिस्कवरी जब हो जाती है, इसके बाद 1610 में 2 साल बाद जो गैलीलियो हैं वो बेसिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं कुछ मून होते हैं जुपिटर के, तो वो उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो ये देख लेते हैं गैलीलियो। तो जब वो देखते हैं कि जो मून है, जो चांद है, जो कि जुपिटर के चांद हैं, वो उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चीज़ तो उनको कंफर्म हो गई कि जियोसेंट्रिक आइडिया तो 100% गलत है, जो कहता है कि हर चीज़ ज़मीन का चक्कर लगा रही है। अगर ऐसा है तो ये चांद क्यों चक्कर लगा रहे हैं बेसिकली जुपिटर के। तो उन्होंने इस आइडिया को तो बेसिकली 100% गलत बोल दिया। उसी के साथ उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि सूरज के गिर्द सारी चीज़ें चक्कर लगा रही हैं, एटलीस्ट सोलर सिस्टम की, क्योंकि मैं बता चुका हूँ उस टाइम पे तो जो है प्लैनेट से थोड़े से डिस्कवर हुए थे, सोलर सिस्टम के बाहर का बहुत कम सोचते थे, तो ज़्यादा बातें सोलर सिस्टम के अंदर तक की हो रही हैं। तो कहते थे कि उसका सेंटर, सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन है, और उसके गिर्द जो है प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं। ओके, इस आइडिया की वजह से ये जो इन्होंने ये मॉडल पेश किया था हीलियोसेंट्रिक वाला, इस मॉडल की वजह से इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था पूरी लाइफ के लिए। फिर इन्होंने पूरी ज़िंदगी हाउस अरेस्ट रहे हैं गैलीलियो, यानी कि अभी भी देख लें ये हालात चल रहे हैं 1610 तक। आज से कोई 400-500 साल पहले की कहानी है सारी। तो तब तक ये हालात चल रहे थे कि लोगों को एक गलत आइडिया पढ़ाया जा रहा था और उस गलत आइडिया को गलत कहने वालों की जो है ना ये हाल किया जाता था। किसी को जिंदा जला दिया जाता था, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था, और कोई डर के मारे पेपर पब्लिश नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं केपलर। तो इन्होंने और फर्दर इस चीज़ को मतलब और इस आइडिया को तकवीत बख्शी, या आप कह लें कि इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं ना वो सन के, सूरज के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में, हर किसी का अपना अपना ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने एक और आगे की बात की और इन्होंने वो थोड़ी बहुत डायग्राम भी बना, वैसे तो सबके मॉडल्स की डायग्राम थी, पर इन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो अभी तक ठीक हैं। और जो केपलर हैं उनकी बेसिकली 3 लॉज हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, और वो अब आप पढ़ेंगे इंटर के अंदर, अभी तक पढ़ाए जाते हैं। वो मीन्स उन्होंने उस टाइम डिस्कवरी की थी जो कि बिल्कुल ठीक थी। और उन्होंने बेसिकली काम किया था मोशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर, जो सैयारे हैं इनकी जो हरकत होती है उसके ऊपर उनका काम था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर्स की तरफ। ये हो गई हिस्ट्री। इनके बाद आते हैं न्यूटन। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं इन्हीं के फ़ौरन बाद जो काम किया है वो न्यूटन ने किया है। और न्यूटन की ये यहाँ पर मैंने लिख दी है तारीख पैदाइश भी, और जब उनकी वफ़ात हुई मैंने वो भी लिख दिया है। तो अब हमारे पास आइजैक न्यूटन ने क्या क्या किया है इस चीज़ के अंदर, इस फील्ड के अंदर, अब हम वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब से आइजैक न्यूटन से पहले या अभी भी और बाद में भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बंदे का इंटरेस्ट होता था इस तरह की चीज़ में, इस तरह के सब्जेक्ट में। तो हर तकरीबन जो साइंटिस्ट होते थे ना वो इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कवरीज या काम या कोई मॉडल पेश करते थे। तो अभी तक मैंने आपको जो बड़े बड़े लोग थे ना उनके बारे में बता दिया है। वैसे तो बहुत से लोग और भी हैं, तो अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो आप कॉमेंट्स में दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को और नॉलेज मिले। मैं इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चैप्टर को भी कवर करना है। मैंने मोटा मोटा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको मोटी मोटी हिस्ट्री बता दी है।